Hello and what's up dear students, कैसे हैं आप सभी? I hope you all are fine and doing very very well. Myself Shamim and I welcome all of you on my YouTube channel Brainstorming Knowledge. और आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम है एयर। एयर के हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने वाले हैं, हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन करेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से जस्ट एक क्लिक में वीडियो को देख पाओ। और साथ ही में अगर मैं बता दूं आपको कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जहां पे आपको स्टडी मटेरियल, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहती हैं, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये मैंने लिख दिया आपके स्क्रीन पे 6006070797। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आपको वहाँ पे मैसेज, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस, स्टडी मटेरियल जो भी है वहाँ पे शेयर हो जाता है। तो चलिए अब हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एयर, हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है? बताइए एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है। वेरी इजी, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, इसके इर्द गिर्द एक लेयर है, एक ब्लैंकेट, एक चादर है हवा की, और इसी चादर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कौन सी दो गैसेज हैं जो बल्क बनाती हैं एटमॉस्फेयर का, मतलब ज़्यादा एटमॉस्फेयर में उनकी कंट्रीब्यूशन है। शाबाश। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है नाइट्रोजन एंड नंबर सेकंड पे आ जाता है आपका ऑक्सीजन। मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाली गैसेज हैं, एक नाइट्रोजन है और दूसरी ऑक्सीजन है। ठीक है ये बात। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन है विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है एटमॉस्फेयर में? इसका सिंपल सा आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। सिंपली आपको याद रख लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड ये वो गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। कहाँ? हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेदर। बताइए भैया वेदर किसे कहा जाता है। ठीक है, वेदर किस चीज़ को कहा जाता है? वेदर इज शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर इट इज़ हॉट और कोल्ड, वेट और ड्राई, इट इज़ द आवर टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर जो है एक शॉर्ट टर्म स्टेट होती है एटमॉस्फेयर की, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द एक चादर, एक ब्लैंकेट है एयर की, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक, और इस एटमॉस्फेयर में चेंजेस आती हैं। ठीक, या फिर ये सरद रहेगा, या फिर ये हॉट गर्म हो जाएगा, या फिर ये गीला रहेगा, या फिर ये ड्राई हो जाएगा, या कोई दूसरी चेंज, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट इसमें चेंज आती हैं, डे टू डे इसमें चेंज आती हैं, इसकी कंडीशन बदलती रहती है। और इसी की कंडीशन के बदलने को हम वेदर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। WEATHER, वेदर। याद रख लेना, वेदर, मौसम जिसको आप कहते हो। ओके चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की 3 किस्में कौन कौन सी हैं वो आपको बतानी है। शाबाश, आप देख सकते हैं इसका आंसर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर। कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरी है ओरोग्राफिक रेनफॉल, एंड नंबर थर्ड इज साइक्लोनिक रेनफॉल। ये 3 तरह की रेनफॉल्स हैं, ये 3 टाइप्स है रेनफॉल के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर किस चीज को कहा जाता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एयर प्रेशर। एयर प्रेशर ये प्रेशर है जो एक्सर्ट किया जाता है एयर से, एयर की वेट से, यानी कि हवा की वेट से जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है अर्थ की सरफेस के ऊपर, उसी को एयर प्रेशर कहा जाता है। सिंपल सा फंडा है कि हवा का जो प्रेशर रहता है जमीन की सरफेस पे, उसी को एयर प्रेशर कहा जाता है। टिक द करेक्ट आंसर। अब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। कौन सी गैस ऐसी है जो हमें हार्मफुल सन रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो नाइट्रोजन है, या फिर वो ओजोन है? वो ओजोन है, ओजोन। ये O3 इसकी फॉर्मूला है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला O3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी एटमॉस्फेयर की? क्या वो ट्रोपोस्फियर है, क्या वो थर्मोस्फियर है, या फिर वो मीजोस्फियर है? सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो है एटमॉस्फेयर की, दैट इज ट्रोपोस्फियर। इसका आंसर आ जाएगा ट्रोपोस्फियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स? कौन सी लेयर एटमॉस्फेयर की ऐसी है जहां पे बादल नहीं होते हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या फिर मीजोस्फियर? इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर वो स्फीयर है जहां पे क्लाउड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर, बताइए जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेयर के लेयर से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या फिर रिमेन्स द सेम या फिर सेम रहता है? प्रेशर जो है जितना हम ऊपर जाते हैं प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ओके, चलिए फिफ्थ पार्ट इसका, When precipitation comes down to the earth in the liquid form, it is called, जब precipitation नीचे आ जाती है ज़मीन के ऊपर लिक्विड फॉर्म में तो इसको क्या कहा जाता है? क्या इसको क्लाउड कहा जाता है, रेन कहा जाता है या स्नो कहा जाता है? तो इसको रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेन कहा जाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। ये कॉलम ए में वर्ड्स दिए हुए हैं और कॉलम बी में आपको मैच करने हैं, मिलाने हैं। चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये आपके कॉलम ए में है विंड, ट्रेड विंड का मतलब होता है परमानेंट विंड, ठीक है, परमानेंट विंड। और लू का लोकल विंड, मूनसून सीजनल विंड, और विंड हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, इसको विंड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिव रीजंस। अब आपको रीजन देने हैं। वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे। जो गीले कपड़े हैं ह्यूमिड डे पे उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है सूखने में। और दूसरा क्वेश्चन आपका, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। इंसोलेशन की अमाउंट कम हो जाती है जब हम इक्वेटर से कहाँ, पोल्स की तरफ जाते हैं। तो रीज़न क्या है? देखिए पहले पार्ट का रीज़न, वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे बिकॉज द एयर हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर एंड so it cannot accommodate the water vapor created by the wet clothes, so the water remains in the clothes for a longer time. देखिए आपसे पूछा गया था कि गीले कपड़ों को ज़्यादा टाइम क्यों लगता है ह्यूमिड डे में सूखने के लिए। तो ह्यूमिड डे में क्या होता है, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, और जब गीले कपड़े हम सूखने के लिए डालते हैं ह्यूमिड डे पे, ऑलरेडी हवा के अंदर बहुत सारा वेपर होता है। तो इसलिए जो विंड चलती है, जो एयर चलती है, उसके साथ अपने वेपर्स होते हैं। एक तो पानी किसी भी कपड़े में होगा ऑलरेडी, और विंड के साथ भी पानी होता है, उसमें भी वाटर वेपर्स होते हैं। तो जब विंड उसमें से पास होती है तो वो उतना ज़्यादा पानी जो कपड़े के अंदर है उसको नहीं निकाल पाती है। तो इसलिए वेट क्लोथ्स को टाइम लगता है सूखने में। कब? ह्यूमिड डे पे। ह्यूमिड का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, यानी कि वाटर वेपर की कंसंट्रेशन क्या है एटमॉस्फेयर में, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। नंबर सेकंड इज, वेट अ मिनट, हाँ दूसरा पार्ट था आपका, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, यानी कि इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो इंसोलेशन की अमाउंट कम हो जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको पहले समझाता हूँ कि ये होता क्या है। ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है स्फेरिकल शेप की, और बीच में से इक्वेटर पास होता है। आपको पता है कि जहाँ से इक्वेटर पास होता है वहाँ पे सूरज की किरणें जो हैं, ये अगर सूरज मान लूँ मैं, सूरज की किरणें डायरेक्टली फॉल होती हैं, ठीक है, और सूरज की किरणें स्लैंटेड फॉल होती हैं कहाँ? पोल्स पे। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, पोल्स पे स्लैंटेड रेज ऑफ लाइट जाती हैं, ठीक है। तो हीट एनर्जी जो रिसीव करती है अर्थ, इसको इंसोलेशन कहते हैं। और इंसोलेशन की अमाउंट जो है वो कम क्यों होती है पोल्स पे यहाँ पे कम क्यों होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, ये आपको बताना है। सिंपली मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डायरेक्टली रेज फॉल होती हैं इक्वेटर पे और स्लैंटेड फॉल होती हैं कहाँ? पोल्स पे। तो इसलिए इनको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है पोल्स तक पहुँचने के लिए, और इसलिए अर्थ जो है ये कम एनर्जी रिसीव करती है कहाँ? पोल्स पे। अब आप देखिए एक्सप्लेनेशन, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, ठीक है। इंसोलेशन क्या होती है? इनकमिंग जो सोलर एनर्जी है, सूरज से आने वाली जो शाएं हैं, किरणें हैं, एनर्जी है जो अर्थ इंटरसेप्ट करती है। सनलाइट फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑन द इक्वेटर वेयर एज इट फॉल्स एट सम एंगल ऑन द पोल्स। वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई कि इक्वेटर पे ये डायरेक्टली फॉल होती हैं और पोल्स पे ये वर्टिकली फॉल होती हैं किसी एंगल के साथ, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि इन लाइट रेज को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है पोल्स तक पहुँचने के लिए, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, और इंसोलेशन की अमाउंट जो है वो कम हो जाती है पोल्स की तरफ एज कम्पेयर टू इक्वेटर पे ज़्यादा होती है लेकिन पोल्स पे कम होती है। ओके गाइज, आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।